हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस सिन्हा। हम लोग पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे। एज अ ट्रायल था, इसलिए मैंने छोटा सा ही वीडियो बनाया था। उस वीडियो में विशेषकर बच्चे ये ध्यान देंगे, जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, जो 11th 12th और IIT एयरफोर्स के बच्चे जो हैं, टेक्निकल बच्चे हैं, उनके लिए पोलर कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है। बट जो SSC और दूसरे कॉम्पिटिशन के लिए हैं, उनके लिए पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है। बट पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे किसी भी एक्सिस पर अगर पॉइंट लेते हैं तो उनको लोकेट कैसे करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। पॉइंट्स ऑन एक्सिस, पॉइंट्स ऑन एक्सिस। अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट लें तो कैसे करते हैं। हम अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, एक्स वाई डायमेंशन लें, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये हमारा एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, दोनों एक्सिस कटा, ये ओरिजिन हो गया जिसका नियामक यानी कोऑर्डिनेट 0,0 है। सपोज करो एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस की दूरी पर मैंने एक पॉइंट ए लिया। ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है। अब कहेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जी। एक्स पर है तो एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन एक्स पर वाई की वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। यानी एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो गई। उसी प्रकार अगर y पर कोई बिंदु है B और ये ओरिजिन से B डिस्टेंस पर है, तो पहले तो हम x लेते हैं फिर y लेते हैं। तो y एक्सिस पर x का कोई मान नहीं होता है तो 0 हो गया, और y की वैल्यू B दी गई, हो गया 0,B और ये A,0। इसका मतलब है x पर y की वैल्यू 0 और y पर x की वैल्यू 0। अगर आप 3 डायमेंशन में आएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों लेंगे, तो एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट लेंगे तो एक्स तो होगा, वाई जेड 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पाएंगे, वाई तो होगा, एक्स और जेड 0 हो जाएगा, और जेड एक्सिस पाएंगे, जेड तो होगा, एक्स वाई 0 हो जाएगा। तो जिस एक्सिस पर लेंगे वही एक्सिस पर उसी की वैल्यू होगी। अदरवाइज जो डिफरेंट एक्सिस बचेंगे, जो एक्सिस और बच जाएंगे, उनका कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा। कंफर्म बात होगी। तो ये है कि एक्सिस पर हम अगर कहीं लिखा हुआ है कि 4,0, तो 4,0 का मतलब 4 हो गया x और y हो गया 0, तो हम ये समझ जाएंगे ये x एक्सिस पर कोई पॉइंट है। लिखा रहेगा 0,3 लिखा रहेगा, तो समझ जाएंगे x का मान 0 है लेकिन y का मान है, इसका मतलब यह पॉइंट y एक्सिस पर कहीं है। तो आप पॉइंट देख के समझ जाएंगे कि वो पॉइंट किस एक्सिस पर लाई कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Point on a curve, point on a curve, कोई भी वक्र हो, कोई भी कर्व हो, कैसा भी इक्वेशन दिया हो, आपसे पूछा जाएगा क्या यह पॉइंट उस पर लाई करता है, तो कैसे सर्च करें। सपोज करो एक इक्वेशन दिया है, y बराबर दिया है 3x + 2। क्वेश्चन है डज 2,3 लाइज ऑन द लाइन। क्या यह बिंदु 2,3 क्या इस पर लाई करेगा। कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सिर्फ LHS बराबर RHS साबित कर देना है। अगर LHS बराबर RHS हो गया, इक्वेशन बराबर हो गए, तो समझ लो वो सेटिस्फाई कर दिया, और सेटिस्फाई कर दिया तो वो उस लाइन पर। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। यहाँ पर x का मान दिया है 2 और y का मान दिया है 3। LHS देखो,
LHS बराबर y दिया है और y की वैल्यू है 3। RHS पे हम लोग आ जाए, अगर यहाँ आ जाए तो RHS हमारा है 3x + 2 है जी। तो 3x + 2 का मतलब 3 गुना x का मान 2 जोड़ 2, 3 2 6 + 2 = 8। LHS आपका है 3 और RHS आपका है 8। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जब LHS और RHS बराबर नहीं हुआ तो हम ये कह देंगे कि यह पॉइंट जो है, ये 2,3 जो है, ये पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो कभी भी किसी पॉइंट के बारे में पूछ दे कि क्या ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, तो आप क्या करना, जो पॉइंट दिया होता है वो XY कोऑर्डिनेट होता है, उसके इक्वेशन में पुट करना। अगर वो LHS बराबर RHS दे दिया तो आप समझ लो वो पॉइंट उस पर लाई करेगा, और LHS बराबर RHS नहीं आ पाया तो आप समझ लो वो पॉइंट उस कर्व पे या उस लाइन पे या जैसा भी दिया रहेगा सिचुएशन, उस पर लाई नहीं करेगा। ठीक है बच्चों? अब विगत एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन पे भी देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे कैसे पूछा है। देखें, एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन था find the value of a comma b such that find the value of a comma b such that the points 1, 2 and 2, 0 lies on the line x बटे a जोड़ y बटे b = 1। कहा कि ये दोनों बिंदु इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। हमारे पास ये दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, और ये पॉइंट अगर इस पे लाई करेगा तो ये x का मान है और ये y की वैल्यू है। तो 1, 2 लाई कर रहा है, 1, 2 इस पर लाई कर रहा है, मतलब LHS बराबर RHS। x की वैल्यू 1 तो 1/a, y की वैल्यू 2 तो 2/b = 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब कह रहा है कि ये बिंदु भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब x का मान 2, y का मान 0। तो 2, 0 भी लाइज कर रहा है जी। तो x की वैल्यू 2 तो 2/a, और y की वैल्यू 0 तो टोटल 0 बराबर 1। तो 2/a बराबर 1, तो a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो यहां से जी 2/1 बराबर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए a बराबर 2 आ गया। बट हमें a और b दोनों ही चाहिए, a और b दोनों ही चाहिए, तो हम इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। यहां से हमने देखा जी हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, हम a की वैल्यू पुट करेंगे यहां से। तो a की वैल्यू 2, तो 1/2 जोड़ 2/b बराबर 1। 2/b बराबर 1 में 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b = आ गया 4। तो आपकी a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 4। तो कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व पे लाई करेगा तो सीधा उस पॉइंट को पुट करेंगे उस इक्वेशन में, LHS बराबर RHS कर देंगे, और इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1, 2 इस पे लाई किया था, तो x का मान 1, y का मान 2, तो 1/a + 2/b = 1। फिर उसके बाद 2, 0 भी इस पे लाई किया, तो x की वैल्यू 2 तो यहाँ 2 लिखे, और y की वैल्यू 0 तो यहाँ 0 = 1। यहाँ से a फाइंड कर लिए, और जब a फाइंड यहाँ से हम लोग कर लिए तो इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाले, 1/2 सॉल्व किए तो b की वैल्यू आ गई 4। द सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें?
एक और क्वेश्चन किया जाए। एग्जामिनेशन का पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन था इफ a कॉमा बी a प्लस 3 कॉमा बी प्लस के if points a comma b a plus 3 comma b plus k lies on the line y बराबर 3x माइनस 7। इसने कहा जी ये दोनों बिंदु इस लाइन पर लाई कर रहा है तो k की वैल्यू क्या होगी। एसएससी 2013, 2015 और 2018 ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, आप इनको ध्यान देंगे। ये दोनों बिंदु इस पे लाई कर रहा है जी, तो ये बिंदु अगर इस पे लाई कर रहा है a कॉमा b अगर लाइज कर रहा है तो ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। तो y के जगह पे कौन है b है, तो ये हो गया b बराबर, और x की जगह पे कौन है a है तो 3a माइनस 7 हो गया। अब चाहो कुछ भी इसमें आप नौटंकी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। b माइनस 3a बराबर माइनस 7 इक्वेशन नंबर 1। ये x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा था, x जगह पे मैंने a का पुट किया और y की जगह पे मैंने b पुट कर दिया। अब कह रहा है जी ना जी ये पॉइंट भी इस पे लाई करेगा कर रहा है, तो भैया जब ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो ये x का रोल निभाएगा, ये y का रोल निभाएगा। तो a प्लस 3 और b प्लस k भी लाई कर रहा है जी। जब लाई कर रहा है y के जगह पर b प्लस k आ गया, यहां से x के जगह पर a प्लस 3 आ गया जी, यहां से माइनस 7। b प्लस k बराबर गुणा करेंगे 3a प्लस 9 माइनस 7। क्लियर बच्चों, इसको इधर ले आओ तो b घटा 3a जोड़ k बराबर 9 में 7 किया 2 आ गया। आप देखो b माइनस 3a का मान आप निकाल चुके। देखो यहाँ पर आपने b माइनस 3a का मान पहले निकाल चुका है माइनस 7, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ये हो गया माइनस 7 प्लस k बराबर 2, तो k का मतलब माइनस आके प्लस बना 2 प्लस 7, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो हमारा k का आंसर कितना हो गया जी 9 हो गया। तो कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व पे, चाहे वो कर्व सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, स्ट्रेट लाइन हो, कैसा भी कर्व हो, अगर कोई पॉइंट किसी भी कर्व पे लाई कर रहा है तो आप सीधा LHS बराबर RHS कर दो, यानी जो पहला वैल्यू x का होगा दूसरा वैल्यू y का होगा, आप उसके इक्वेशन में पुट कर दो, वो आपको एक कंडीशन दे देगा और उसके बाद जो कहता है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है जी, कोई समस्या? तो हमने देखा कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आप देखो यहां से मैं एक सिचुएशन लेता हूं। ये हमारा x पॉजिटिव है, ये हमारा x नेगेटिव है, ये हमारा y पॉजिटिव है, ये हमारा y नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है जी 0,0। मैंने एक पॉइंट लिया a जिसका कोऑर्डिनेट था x1 y1। पिछले वीडियो मैंने आपको समझाया भी था, x y y1 का मतलब हो जाएगा ये हमारा बनेगा y1 और ये हमारा बनेगा x1 और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा बिंदु मैंने यहां से लिया जी b बिंदु ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसे भी ऐसे खींचेंगे यहां से तो ये दूरी हो जाएगी, ये डिस्टेंस बनेगी y2 और ऑरिजिन से ये बनेगा x2, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब एक पॉइंट A था, दूसरा पॉइंट B था, हमें इनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, R निकालना था। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना था, हमें R निकालना था। मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे।
अब यही डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। आप देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जी। ये पूरा डिस्टेंस है y2 और ये डिस्टेंस है y1, यानी ये भी y1 हो गया। तो पूरी लंबाई पूरी हाइट है y2 और यहां से यहां है y1, तो क्या बचेगा y2 माइनस y1। उसी प्रकार से यहां की दूरी है x2 और यहां से यहां की दूरी है x1, तो कितना बचा होगा, तो x2 में x1 माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1, तो ये भी आपका हो गया जी x2 माइनस, क्योंकि समांतर पैरेलल हो जाता है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है जी, आप इसको नाम डाल दोगे, C डाल दोगे, तो ACB राइट एंगल ट्राइंगल है, और ACB जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम। तो आप अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ से r फाइंड करेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। यानी कि 2 डायमेंशन हो चाहे 3 डायमेंशन हो, कोई भी डायमेंशन हो, अगर 2 पॉइंट्स दिए हों और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और इस फॉर्मूला का नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है जी। तो ये पता चल गया कि 2 पॉइंट दिया हो, उसका कोऑर्डिनेट दिया हो, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो सीधा हम डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। इन शॉर्टकट बात को देखें तो समझ गए, डायग्राम से समझ गए। एक सिंपल से बात हो गया जी कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि एक बिंदु दिया है a, b, दूसरा बिंदु दिया है अल्फा, बीटा, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो आप क्या करो, r बराबर x में x को माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, y में y को माइनस कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और उस पर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया जी। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, कहा जी ये 3,4 है, ये 6,8 है, कहा इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो ये आपका हो गया जी x1 y1, ये आपका हो गया जी x2 y2। डिस्टेंस निकालना हो, x में x को माइनस कर दो, y में y को माइनस कर दो, अंडर रूट, ये हो गया 3 का वर्ग जो 4 के वर्ग का अंडर रूट, मतलब 5 आ गया, 5 इकाई की दूरी पर। तो ये दोनों बिंदु आपस में 5 इकाई की दूरी पर है। तो यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया जी। सपोज करो को क्वेश्चन आ जाए, फाइंड अ पॉइंट on x-axis, find a point on x-axis such that it is at a distance of 3 unit from the point, कुछ भी डाल लो, पॉइंट 6,8 कर दो, ऐसे कर दो। सिचुएशन क्या है कि हमें जो पॉइंट निकालना है वो पॉइंट का होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। और आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस पर आपको पॉइंट निकालना हो तो एक्स की वैल्यू होगी लेकिन वाई की वैल्यू नहीं होगी। तो एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो वो पॉइंट हमारा हो जाएगा x,0, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो x तो होगा, y नहीं होगा। दूसरा है 6,8 है और इनके बीच की दूरी कितने हैं, 3 यूनिट है। तो सिंपल हो गया, 3 बराबर x में x को माइनस करेंगे, y में y को माइनस करेंगे, अंडर रूट कर देंगे यहां से। ये हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 9 बराबर, ये हो जाएगा 6 घटा x का स्क्वायर
रूट हट गया तो 64। ठीक है, आप यहां से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जितना भी आ जाए -6 माइनस स्क्वायर के बराबर हो गया -55। किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए पर यहां पर ऐसा कोई भी x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आपने 9 में 64 को माइनस किया, -55 आ गया। और आप जानते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई भी रियल नंबर हो और उसका वर्ग कर देंगे तो वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 और -3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 होगा। और यहाँ पर किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो गया मतलब मीनिंगलेस है, मैथ में इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। बट ये चलो मैंने अपने मन से डाटा एक ले लिया, एग्जाम में डाटा बन के आता है, डाटा तैयार रहेगा। तो आपको इसी प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा कि उसने एक्स एक्सिस पे पॉइंट मांगा था तो ये बना, और किसी पॉइंट से वो 3 इकाई की दूरी पे थी तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग किया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सिंपल बात, यही मैं बताना चाह रहा था। सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र कहते हैं। सपोज करो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट से x1 y1, ये पॉइंट से x2 y2। इसको कोई एक बिंदु P m/n में डिवाइड कर दिया। दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। P कोई बिंदु है, इसके अंदर ही कहीं बिंदु था जिसका कोऑर्डिनेट x y है, इसने इस A और B को m/n में डिवाइड कर दिया। तो आप x और y कैसे फाइंड करोगे? ये P बिंदु इस लाइन के अंदर है, इसलिए इसका नाम हो गया इंटरनल डिवीजन हो गया। इंटरनल डिवीजन, ये हमारा हो गया इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। तो x का मान निकालोगे तो m को x2 से करना और n को x1 से करना, तो mx2 nx1 बटे m+1। तो x था तो खाली x का प्रयोग किए, और यही y निकालना होता तो हम सिर्फ y का प्रयोग करते, my2 जोड़ ny1 बटे m+n कर देते। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट के अंदर था इसलिए प्लस का प्रयोग किए। यही पॉइंट अगर बाहर हो जाता तो किसका प्रयोग करते? माइनस का प्रयोग करते। मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल था तो प्लस कर दिए, वही अगर एक्सटर्नल होता तो हम क्या करते? उसको माइनस करते। तो ये इंटरनल का फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार एक्सटर्नल भी आप देख लो यहां से कि अगर एक बिंदु, दो बिंदु दिया हुआ है, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, और बाहर से एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x y है। A को डिवाइड किया m के रेशियो में और B को डिवाइड किया n के रेशियो में। तो आप इसको अगर जोड़ेंगे ऐसे तो ये P पॉइंट इन दोनों बिंदु से बाहर चला आया, तो एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ जी? यहां से आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आप सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे? माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। तो आप देखो क्या बनेगा यहां से, देखो तो अगर एक्स वाई निकालना चाहे तो x का मतलब हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बटे m-n, y बराबर my2 माइनस my1 बटे m-n। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमने माइनस का प्रयोग किया, जबकि इंटरनल के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्लस का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो रेशियो ही इक्वल हो जाए, मान लो आपको सिचुएशन दिखाता हूं। तीसरा देखो, तीसरा सिचुएशन देखो।
सपोज करो पॉइंट ए दिया हुआ है, ये x1y1 है, ये b दिया हुआ है x2y2 है, p हमने एक बिंदु ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है xy, और ये रेशियो अगर इक्वल हो, मान लो ये भी m है और ये भी m है, तो इसका मतलब p इज द मिड पॉइंट, ये हो गया हमारा मध्य बिंदु हो गया। अगर दोनों रेशियो इक्वल हो जाए तो आप समझ गए, अनुपात बराबर क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया फिर तो p इज द मिड पॉइंट। ऐसे केस में x का मान निकालेंगे तो x2 जोड़ x1 डिवाइडेड बाई 2, और y निकालेंगे तो y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो मिड पॉइंट कहलाता है, और उसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x में x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, y में y को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। इस प्रकार से आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, कहीं कोई दिक्कत इसमें? एक सर्कल ले लिए, मैंने यहां से एक डायमीटर खींच दिया, ये मैंने डायमीटर लिया, इसका कोऑर्डिनेट 2,4 6,8। उसने कहा जी आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ। सीधा सेंटर पूछेगा कि भाई जी अगर वो सेंटर है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। मान लो ये XY दिया हुआ है, अब हमने देखा जी जो जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है उनका इनसे क्या संबंध है और इनसे क्या संबंध है। मैंने कहा ये भी सेंटर है तो ये रेडियस ही बनेगा, और ये सेंटर है तो ये भी क्या बनेगा, रेडियस ही बनेगा। दोनों ही रेडियस था, मतलब क्या हो गया जी, रेशियो इसका इक्वल था, रेशियो इसका इक्वल हो गया। इसका मतलब जब रेशियो इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, यानी O जो है इसका और इसका मिड पॉइंट हो गया। तो अब कोऑर्डिनेट निकालना आसान हो गया। अभी पता है, अभी जस्ट पढ़े थे कि अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x में x को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, और y का मान निकालना हो तो y में y को जोड़ें 2 से डिवाइड कर दे, तो ये हो गया जी 8/2 4 हो गया, और 12/2 6, यानी xy कोऑर्डिनेट जो है हमारा 4,6 आ गया। क्लियर है? तो हमने रेशियो से पकड़ लिया जी कि ये इसका मिड पॉइंट था, और हमने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। अब 2014 का और 16 का क्वेश्चन देखो, इसी कंसिडर पूछा था SSC 2014 2016। देखो क्वेश्चन ध्यान से, कहा जी क्वेश्चन में कहा कि एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसका कोऑर्डिनेट दिया 2,4, इसका कोऑर्डिनेट दिया 6,8, इसका कोऑर्डिनेट दिया अल्फा कॉमा बीटा, इसका कोऑर्डिनेट दिया 7,9। ऐसे कोऑर्डिनेट डाल दिया था। डाटा एग्जाम्स में फिक्स होते हैं, बट हम बनाएंगे कैसे। इसने कहा जी आप अल्फा बीटा फाइंड करो, जबकि ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम ये इसका सिंबल होता है पैरेललोग्राम का। अब पैरेललोग्राम की 16 प्रॉपर्टी होती है, तो एग्जाम्सन में हमारे उतना पास टाइम होता है कि 16 प्रॉपर्टी को बैठ कर हम याद करें क्या है। आप चाहें तो समांतर भी होती है, बराबर भी होती है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर करेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी है। हम ऐसे यूनिक मेथड का प्रयोग करेंगे जो हमारे लिए आसान भी हो और कभी गलत ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल कंसेप्ट को पकड़ेंगे, विकर्ण जिसको कहते हैं हिंदी में। आपको पता है कि ये भी एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है, सबसे आसान तरीका। और दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो सेम बिंदु होता है। डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड एट द सेम पॉइंट, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही होता है। तो ठीक है, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट पता है तो मध्य मिड पॉइंट निकाल सकते हैं जी। तो 7 6 13/2 हो गया। उसी प्रकार 9 और 8 17/2 हो गया। तो ये जो 13/2 और 17/2 है ये इसका मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों जो है इसका भी मिड पॉइंट बनेगा, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। तो 13/2 2 और अल्फा का ही मिड पॉइंट होगा। तो 13/2 का मतलब हो गया जी 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, अल्फा का मान 11 आ गया।
उसी प्रकार 17/2 जो है वो भी मिड पॉइंट किसका बनेगा जी, 4 का बनेगा और बीटा का बनेगा, तो 4 प्लस बीटा बाई 2, ये दो कैंसिल। 13/2 2 और अल्फा का मिड पॉइंट था, तो अल्फा 11 आ गया, 11 आ गया। उसी प्रकार 17/2 ये 17/2 जो है वो 4 और बीटा का भी मिड पॉइंट होगा, तो 17/2 बराबर 4 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, 17 में 4 गया 13, तो ये गया अल्फा 11 बीटा 13, ये गया 11,13। हमारा समय भी बच गया और हमारा एग्जैक्ट आंसर भी आया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने दो, आगे को पढ़ेंगे, बहुत लंबी टॉपिक है, आराम से करेंगे। अभी स्टार्टिंग वीडियो है, फिर आपकी वीडियो का टाइमिंग बढ़ जाएगा, लंबी भी टाइमिंग वीडियो होगी, 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा इतना ही क्या करो, बाद बाकी अगले वीडियो में फिर लंबी क्लास खींच कर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ढंग से क्वेश्चनों को पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। ओके बाय, मिलते हैं फिर दोबारा।